हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक के ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ए ऑप्शन है 80 कैलोरी, बी ऑप्शन है 336 कैलोरी, सी ऑप्शन है 320 कैलोरी, डी ऑप्शन है 620 कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन है लेड टेट्राएल्किस, सी ऑप्शन है प्रकाश, डी ऑप्शन है मेटल कार्बोनेल्स। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी लोग जानते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में जो होल है उसका मुख्य कारण है। ओजोन परत में छिद्र के लिए मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त मेथेन जलवाष्प भी उत्तरदायी गैसें हैं। इन क्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित मशीनों मतलब एसी और शीतलक के रूप में अन्य कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। सीएफसी के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडलीय ओजोन गैस तथा परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ओजोन छिद्र का निर्माण मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है, क्योंकि ओजोन परत जो कि O3 होता है, इसमें होल होता चला जाएगा तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधी पृथ्वी पर आएंगी। इससे ह्यूमन बींग्स में कैंसर्स की और जो मैनी डिजीजेज हैं उनकी होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। ए ऑप्शन है त्वचा द्वारा, बी ऑप्शन है नाक द्वारा, सी ऑप्शन है गलफड़ों द्वारा और डी ऑप्शन है फिन्स द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत छोटे रहे होंगे, आप लोग तब से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से हम लोग को साइंस पढ़ाई जाती है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। तो जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स के द्वारा अपनी श्वसन लेती हैं। गिल्स मतलब गलफड़ों के द्वारा उनमें श्वसन की क्रिया होती है, जबकि मनुष्यों और स्तनधारियों में फेफड़ों द्वारा ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का स्वर्ण युग कौन सा था? ए ऑप्शन है आर्कियोजोइक, बी ऑप्शन है सीनोजोइक, सी ऑप्शन है मेसोजोइक, डी ऑप्शन है पॉलियोजोइक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेसोजोइक। डायनासोर का स्वर्ण युग मेसोजोइक को माना जाता है। अब डायनासोर की अगर इतिहास की बात करें तो डायनासोर पृथ्वी से करीब 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। मेसोजोइक युग 180 मिलियन साल तक चला था और 3 अवधियों ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया। इन अवधियों में प्रत्येक में कई युगों और उम्र में बांटा गया। मेसोजोइक का अर्थ होता है मध्य पशु और इसे सरीसृपों और डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पसीनों का मुख्य उपयोग क्या होता है? ए ऑप्शन है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, बी ऑप्शन है शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, सी ऑप्शन है शरीर के विष पदार्थ निकालने में, डी ऑप्शन है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का प्रमुख उपयोग होता है पसीने का। पसीने का मुख्य उपयोग शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में होता है। गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, जबकि ठंड में पसीना नहीं निकलता। तो ये बेसिक बात है, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित किस भाग में अवस्थित है? ए ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क में, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस में, सी ऑप्शन है मेड्यूला में, डी ऑप्शन है ऑप्टिक लोब में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में उपस्थित होते हैं। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित हैं। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से
स्रावित हार्मोन का नियंत्रित करते हैं। अग्रमस्तिष्क सेरिब्रम व डाइएनसीफेलॉन में बटा रहता है। सेरिब्रम चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता तथा स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है घोड़ा, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है हाथी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में कुबड़दार और कुबड़ रहित सांड, भैंस, हाथी और कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट तथा घोड़े की अस्थियां मिली हैं। भेड़, बकरी, सुअर और गाय आदि के अवशेष भी मिले हैं और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष भी मिले हैं, किंतु शेर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? ए ऑप्शन है बनावली, बी ऑप्शन है नागेश्वर, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है कोटदीजी। तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त लोथल की बात करें तो लोथल से जहाज, गोदी और नागेश्वर से कब्रिस्तान तथा कोटदीजी से प्राक सैन्य बस्ती में भी किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडग्राम का जहाँ महावीर जी का जन्म हुआ उसका आधुनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है बाशुकुंड, डी ऑप्शन है पैठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम का आधुनिक नाम जो है बासुकुंड है। उनके महावीर की अगर पिता की बात करें तो पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जबकि माता त्रिशला या विदे दत्ता वैशाली की लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। तो सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? ये ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया, बी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया, सी ऑप्शन है परमेश्वर वर्मन द्वारा, डी ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इसे मामल्ल भी कहा जाता है। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इन्हें मामल्ल भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ प्रमुख थे। सबसे बड़ा धर्मराज रथ तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 600 ईस्वी में मत्तविलास प्राशन नामक परिहास नाटक की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था शरह की चिंता नहीं है? तो ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है कैकुबाद, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा और उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं किया। अलाउद्दीन की लौकिक शक्ति की ने धार्मिक शक्ति को पूर्णतः आच्छादित भी किया। अलाउद्दीन ने यह अनुभव किया कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती हैं और एक अस्थिर बुद्धि एवं धर्मांध शासक की अपेक्षा एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता को अधिक महसूस करती हैं। अलाउद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने यह विचार प्रकट किया कि राजनीति तथा धर्म बिल्कुल ही भिन्न और विपरीत क्षेत्र हैं। धर्म और धार्मिक आदेशों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और राजनीति के कानून स्वयं अपने आप में कानून है, उन पर धार्मिक कानूनों का कोई भी जोर नहीं है। तो अलाउद्दीन के संबंध में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि
कौन सा राजा था मुगल सल्तनत में, कौन सा शासक था जिसे ने धर्म और शासन को दोनों को अलग माना है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। और उसने कहा कि केवल जनहित को अपना कर्तव्य मानना चाहिए, धार्मिक कानूनों का पालन को नहीं। उसने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई नियत शरीयत सम्मत है या नहीं, वह वही चाहता है जिसे राज्य के लिए उचित समझता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी? ए ऑप्शन है काबुल, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, डी ऑप्शन है मुल्तान। तो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की थी। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। ये सभी आप लोग जानते हो। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी अपनी नई राजधानी बनाई। सन 1585 में अकबर को उज्बेक आक्रमण का सामना करने के लिए लाहौर जाना पड़ा। तब से वह सीकरी में कभी बहुत ही थोड़े समय के लिए आ पाता था तथा अजमेर अकबर ने लाहौर को स्थायी राजधानी बना लिया। 1585 में सीकरी के महल सेवकों की देखरेख में छोड़कर वह यह नगर उजाड़ सा दिखने लगा था। ठीक है। तो इसकी कहानी यही थी कि 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी? लाहौर में। फिर 1585 में जो फतेहपुर सीकरी का उनका महल था वो सेवादारों के देखरेख में छोड़ दिया था, जिससे फिर वो अच्छा नहीं लगता था। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे? ए ऑप्शन है उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की, बी ऑप्शन है बाद के वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति में इजाफा हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही तथा बी गलत है। बी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ए बी की सही व्याख्या करता है, डी ऑप्शन ए बी की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए सही किंतु बी गलत है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे रूढ़िवादी विचारों के हो गए थे। 1880 ईस्वी के दशक में उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर अलग हैं। उन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई तथा जो कथन एक है वो सही है और बी गलत है। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है बेलगाम, सी ऑप्शन है कराची, डी ऑप्शन है बनारस। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। सरकार ने जुलाई 1905 में विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को क्या होता है कि कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया जाता है। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ऑप्शन है साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक का मार्च था, बी ऑप्शन है नमक का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था,
सी ऑप्शन है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। डी ऑप्शन है ये पूरी तरह पैदल चलने वाला मार्च था। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नमक बनाने से लेकर इस मार्च में कोई संबंध नहीं है। अब इसके बारे में बात करें तो गांधी जी दांडी मार्च का आरंभ 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। 241 मील लंबी, कभी पूछ लिया कितनी मील लंबी यात्रा थी, तो 241 मील लंबी यात्रा पैदल चलकर कितने दिनों में, 24 दिनों में तय की थी। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर इस कानून को भंग किया था। यह आंदोलन नमक कर के बहाने से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है श्री राम गोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ए ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद ने, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है सरदार पटेल ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद अंत तक विभाजन के विरुद्ध में रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की या फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट वाला क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी को क्रमशः संविधान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष और लास्ट जो है यही रहे, और उपाध्यक्ष पहला चुना गया था एस सी मुखर्जी को, तो ये भी याद रखिएगा। सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी एन राव की अगर बात करें तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की बैठक में अगर बात करें कि सबसे पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 207 लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ए ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूर्ण
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को इसका क्वेश्चन का आंसर पता ही है। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को अपना विचार व्यक्त करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों पर नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। राज्य की सुरक्षा के तहत विदेश राज्यों के साथ